यंग लॉयर है वो फिर भागने की क्यों कोशिश करे अगर हमारे सीनियर हम पे शफकत का सही तरह हाथ रखे। सोसाइटी और माशरा में भी एक प्रॉब्लम ये है कि स्टार्ट में हमें कोई वकील मानने को तैयार नहीं होता। हमें तो सिर्फ चाय मंगवाने के लिए और अपने पीछे एक फ़ाइल उठाने के लिए हमें शायद रख लिया गया है। कम से कम कोई जूनियर भी अपने सीनियर के साथ इस शौक़ के साथ लगा ले कि मेरा एक साल बाद एग्ज़ाम है, मैंने वो पेपर देने हैं और मैंने वहाँ पर टॉप करना है, तो वो हर बंदा कामयाब वकील बनेगा। अगर हाई कोर्ट होता तो आज यहाँ से भी हर साल कोई ना कोई 2-4 जस्टिस, मेरे दोस्त, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर, वो ज़रूर जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जस्ट वन टीवी। फैसलाबाद से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रिजवान। मैं इस वक्त मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद में। मेरा साथ दे रहे हैं इस वक्त फ़ारूक डोगर साहब, माहिर कानूनदान हैं, 19 साल से प्रैक्टिस इन लॉ में हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यंगस्टर के हवाले से है कि हमारे जो यंग लॉयर बार में आते हैं, 18 साल से एजुकेशन करते हैं, लेकिन उसके बाद वो मायूस होकर क्यों बार को छोड़ कर चले जाते हैं। इसी सिलसिले में फ़ारूक डोगर साहब, जस्ट वन टीवी पे खुशामदीद। सर, इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जब मैं यहाँ पे एज ए जूनियर आया था, जो मैंने मसाइल देखे हैं वही मसाइल यकीनन मेरे बाकी दोस्तों के होंगे। जी, आपने कहा है कि 18 साल नहीं, वकील बनने के लिए 22 साल लगते हैं और 22 साल की एक फैमिली की मेहनत होती है। उस मेहनत के बाद बंदा जब इस फील्ड में आता है तो सबसे पहले उसके घर वाले उससे तवक्का रखते हैं कि हमारा बच्चा वकील बन गया है, अब ये यहाँ वहाँ से कुछ कमा के लाएगा। लेकिन 2-3 साल का जो पीरियड होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है। बतौर वकील बंदे ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है सोसाइटी में, उसके रिलेटेड जो उसके क्लाइंट है वो बनने में 2-3 साल लगते हैं। ये 2-3 साल के लिए उसके माली मामलात के लिए मेरे दिन में एक आइडिया है कि पंजाब बार और जो डिस्ट्रिक्ट बार है, हमारे पास काफ़ी फंडिंग होती है। कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया जो पहले 2 साल इनरोल बंदा होता है, स्टार्ट से 2 साल के टाइम के लिए हर नए वकील को अजाज़ियत देना चाहिए ताकि वो अच्छे यूनिफॉर्म पहन सके। वो ज़हनी तौर पे उसको ये अपनी ज़ात की कम से कम जो है ना आसानी हो। तो सर ये इसमें ये बात भी तो हम देखते हैं ना कि हमारे बहुत सारे ऐसे वकला हजरात हैं जो पासिंग आउट करते हैं, पेपर LLB कर लिया है जी, 100 अगर लड़का हमारा पास होकर आया है तो अगले साल आप देखें तो 10 से 15 रह जाते हैं। तो बाकी जो है 70-80 वो किधर जाते हैं? वो क्या घरों को चले जाते हैं या वो कोई अपना पैशन चेंज कर लेते हैं? इसकी बेसिक रीज़न ये है, एक तो वो जब स्टार्ट में आते हैं, जिस तरह से बंदे ने अपनी एजुकेशन लाइफ में एक सोचा होता है कि मैं वकील बनने के बाद मेरी अर्निंग शुरू होगी, वो 2-4-6 माह में देखते हैं उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही होती, वो अर्निंग नहीं होती और परेशानी के आलम में घर का प्रेशर होता है। और 22 साल के बाद हर बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में चला जाता है, उसके घर में मामला, घर की ज़रूरियात, उसकी अपनी ज़रूरियात, उसकी शादी, अगर वो वहाँ पे साल 6 माह में उसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई प्रॉपर, तो वो यकीनन इसके अल्टरनेटिव वो अपना कोई कारोबार शुरू कर देते हैं जी। वो बैरून मुल्क के लिए कोशिश करते हैं। और ये अलमिया है, हमारे बहुत ज़हीन और डायमंड किस्म के लोग जो हैं इस वजह से यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं और दूसरा बिजनेस शुरू कर देते हैं। लेकिन सर देखिए ना, हमारी पंजाब बार काउंसिल को भी तो इसके लिए चाहिए कुछ करें। एक हम काला कोट और काली टाई पहनते हैं, डॉक्टर हजरात तो वाइट कोट पहनते हैं, लेकिन वाइट कोट का काले कोट से मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर भी वो भी तो अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद उनको 40-40, 50-50 हज़ार रुपया उनको फीसें दी जाती हैं। उन्होंने भी एक पेशेंट को डील करना है, हमने भी एक पेशेंट को डील करना है। तो इसमें क्यों हमारे साथ वकला हजरात के साथ ही इतना डिग्रेड किया जाता है, इनको क्यों इतना पीछे किया जाता है? सर, इसी में मैं जो पहले अर्ज़ की है कि स्टार्ट में जब भी डॉक्टर नए बनते हैं उन्हें हाउस जॉब पे 70 हज़ार प्लस के करीब पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट देती है। हमारा अदारा भी अगर इस बात को महसूस करे कि हमारे जब यंग लॉयर्स हैं, जब 2 साल जो स्टार्ट वाले हैं वो काफ़ी मुश्किल होते हैं, उसमें कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया बार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और बल्कि ना इसके लिए ये फंडिंग मुख्तलिफ जगह से, मुख्तलिफ ज़राए से बार के पास अवेलेबल है और कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक दफ़ा गुजरांवाले बार में गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गुजरांवाले बार में हर वकालतनामे पे बार जो है वो 50 रुपये, आज से वो 5-6 साल पहले 50 रुपये वकील साहब से चार्ज करती थी, टिकट देती थी बार जी। और वो एक वेलफेयर का फ़ंड था और हम में भी ये होना चाहिए। हमारे यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि अगर डेली हम देखें और 500-1000 से कम केसेज यहाँ पे फाइलिंग होती हो और अगर 50 रुपये या 100 रुपये के हिसाब से देखिए उसकी कितनी इनकम है।
अगर इस सोर्स ऑफ इनकम को ऑन करके हम जो फंडिंग होती है उस फंड को वेलफेयर के लिए, वकला के वेलफेयर जो है, और इसमें एक बात ये भी है, एक तो यंग लायर का प्रॉब्लम है, एक वकला में भी आफ्टर ऑल जब बंदा बुढ़ापे की तरफ जाता है और 60 साल से ऊपर की एज होती है, जी जी। वो भी अपनी सारी जो उसके फ़राइज़ होते हैं वो सारे अंजाम दे चुका होता है, अपने बच्चों की शादी कर दी, घर बना लिया, जो जो करना है। लेकिन एक बात है कि वो उस वक़्त मेरे माशरे का ये अलमिया है कि बहुत सारी जगहों, बहुत सारे रिश्तों से वो इग्नोर होने भी जा रहा होता है 60 साल के बाद बंदा। अब 60 साल के बाद भी ऐसा ही एक अजाजिया होना चाहिए सीनियर लॉयर्स के लिए भी, ताकि अगर कोई बंदा किसी वजह से वकालत के पेशे से मुंसलिक नहीं रहा, अपने बुढ़ापे की वजह से वो वकालत का पेशा सर अंजाम नहीं दे रहा, कोर्ट में नहीं जा सकता, कोई खुदा न खासा कोई मसला है उसे, उसके लिए आसानी का बायस हो। और बार जो है ना, जिसे हम अपनी माँ कहते हैं, माँ का यही काम है, माँ का यही काम है कि अपने बच्चों की कफ़ालत करे। ये हमारा कफ़ालत का जुम्मा हमारी बाहर के ज़ुम्मे है। लेकिन सर यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर कफ़ालत का जुम्मा हमारी माँ बाहर ने लिया हुआ है, लेकिन ये आजकल तो मौसम बहार का चल रहा है ना कि जूनियर के ऊपर जो है शफकत का हाथ फेरने का, ये रहमतों बरकतों वाला महीना तो हम रमज़ान मुबारक को कहते हैं, लेकिन वकला के लिए साल का जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर और जनवरी के इलेक्शन तक होता है, इसके अलावा तो वो जूनियर्स को वो किसी खाते में भी नहीं लिखते। इस मामले में मैं ईमानदारी से बात करूँ तो आपकी बात दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वकला में इलेक्शन है। ये इलेक्शन ही एक ज़रिया है जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं जी। ये हमारे फ़र्ज़ करें कोई कैंडिडेट है, किसी ने इलेक्शन लड़ना है, उस गराज़ मकासद वोट के असूल के लिए हम एक दूसरे की इज़्ज़त और बढ़ा देते हैं जी। ये अच्छा तरीक़ाकार है। और अगर मेरा ख्याल है कि बतौर इंसान देखा जाए, अगर इस इलेक्शन को ऑफ कर दिया तो बहुत सारी तरजीहात लोगों की बदल जाए। और यकीनन वो चीज़ें जो हैं, मैं हर बंदे के लिए नहीं, लेकिन चीज़ें तो हम सारे इन चीज़ों को समझते हैं, बदलते हुए देखते भी हैं। इस वजह से कह रहा हूँ कि इलेक्शन के जो नियर मंथ होता है, लास्ट में जब 2 मंथ पहले, वो और तरह के रवैये होते हैं, और जब इलेक्शन को जीत जाता है या हार जाता है, उसके बाद रवैये इंटायरली डिफरेंट हो जाते हैं, और फिर वो 2-4-6 माह के बाद फिर रवैये बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ें, सिस्टम चल रहा है इस तरह, ये होना नहीं चाहिए। हमें हमेशा एक एहतराम का रिश्ता आपस में रखना चाहिए, और इस चीज़ को साइड पे करके किसी ने वोट कास्ट करना है, किसी को देना है, नहीं देना है। जब मैं आज से 18-19 साल पहले आया था तो काफ़ी जो जूनियर और सीनियर का ना एक रिस्पेक्ट का मामला ऐसा था कि कोर्ट में बैठे अगर एक सीनियर आता था तो 4 जूनियर बैठे होते थे पहले से। वो चारों की कोशिश ये होती थी कि वो सीनियर हमारी कुर्सी पे बैठे। राइट। आजकल थोड़ा सा चीज़ें बदली हैं, एक तो कोर्ट में रश भी हो गया है। आजकल मैंने बहुत सारे लोगों के लिए ये देखा है कि वो कोशिश करते हैं, इन दिनों में, इलेक्शन दिनों में रिस्पेक्ट का म्यार और बदल जाता है, और जब इलेक्शन गुजर जाने हैं फिर एहतराम का तरीक़ाकार और हो जाना है। ये सिस्टम चल रहा है, ऐसे ही है, आप दुरुस्त कहते हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि जो हमारी पंजाब बार कौंसिल है, देखें हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद में से भी तो 4 मेंबरान जाने पंजाब बार कौंसिल में, तो आज तक जो हमारे मेंबरान हैं उन्होंने अभी तक हमारे यंगस्टर के लिए कुछ नहीं किया। ज़ाहिर बात है, जब वो आए थे वो भी तो एक यंग थे, उनको भी वो मसाइल फेस करने पड़े। तो क्या वजह है कि वो अभी तक इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ पाए, हमारे ऊपर क्यों मतलब शफकत का हाथ नहीं रखते? मतलब मैं आपकी एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन लड़ते हैं या आप डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन लड़ते हैं, तो क्या आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? मैं एक चीज़ का वादा करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे इस इज़्ज़त से नवाजे तो मैं दोस्तों की दी हुई इज़्ज़त उन्हें वापस कर दूँ हर लिहाज से। और मैं एक और बात करता हूँ, चीज़ें ना मेरे, अगर कोई बंदा भी है, ये दोस्तों के हवाले से उसे इज़्ज़त मिलती है, और दोस्तों की वजह से ही वो हमारा ओहदेदार बनता है, हमारा सदर बनता है, हमारे मेंबरान बनते हैं, हमारे सेक्रेटरी बनते हैं जी। ऐसे ही। और ये अगर बंदे अपने वोटर्स की उस लेवल पे इज़्ज़त या रिस्पेक्ट बहाल करवाने के लिए कोशिश नहीं करते या खुद नहीं करते, तो मैं इसको अफसोस के लिए कोशिश नहीं करते या खुद नहीं करते, तो मैं इसको अफसोस के साथ ही कहूँगा कि ये बात गलत है। इनको सोचना चाहिए कि ये जिन लोगों ने इज़्ज़त दी है मुझे, जिन लोगों की वजह से मुझे इज़्ज़त मिली है, उनकी इज़्ज़त के लिए मैं सब कुछ करूँ, उनकी वेलफेयर के लिए कुछ करूँ। और दूसरी, हम जो पहले बात कर रहे थे फंडिंग के हवाले से, ये मैं नहीं समझता कि इनके इल्म में नहीं है जो जूनियर्स की प्रॉब्लम है, जो पहले 2-3 साल में फेस करना पड़ते हैं मामलात को।
सारे इसी स्टेज से गुजरे हैं मेरी ही तरह। जो हमसे पहले थे वो भी यहाँ से गुजरे थे, और जो हमारे बाद आना है उन्होंने भी यहीं से गुजरना है। और ये बात को जुटलाया नहीं जा सकता कि जो पहले 2-3 साल की अर्निंग का प्रॉब्लम है वो 70-80% लोगों के साथ होता है, क्योंकि मैं भी एक मतवस्त तबके से मेरा तल्लक है, और 70% लोग मेरे ही जैसे घराने से तल्लक रखते हैं। 30% लोग बहुत खुशहाल होते हैं, उन्हें शायद इस एजाज़िया की ज़रूरत भी ना हो। अगर बाहर इसे एजाज़िया को शुरू कर दे तो वो लेंगे भी नहीं मेरा ख्याल, क्योंकि उन्हें लेना भी नहीं चाहिए। हाँ जी, ठीक है। और ये ऑनर की बात होनी चाहिए कि जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी को अकाउंट्स वगैरह हों, और खामोशी से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र, जो भी मिनिमम अमाउंट हो जाए। 6-7 हज़ार कोई अमाउंट नहीं है। आजकल तो एक अपने कोड धुलवाना हो तो 200-250 रुपये लगता है। और ये चीज़ें स्टार्ट में अगर फैसिलिटेट करेंगे और अच्छे वकला आएंगे, जो लोग इस फील्ड में बस 22 साल के बाद आते हैं और अपने माली मामलात की वजह से इसको छोड़कर कोई दुकानदारी शुरू कर देता है, कोई बिज़नेस शुरू करता है, कोई मंडी या आड़ चला जाता है, वो नहीं जाएगा, वो यहाँ रहेगा। और दूसरी बात, मैं जूनियर्स के लिए ख़ास कर एक मेरा पैगाम है कि जहाँ उन्होंने 22 साल इस मनसब के लिए एफर्ट्स किए ना, वो खुदा के लिए सिर्फ 2 साल और एक किताब से अपना तल्लक रख लें जी। और बार और बेंच में सिर्फ एक स्टेप का फ़र्क है। 22 स्टेप ज़िंदगी के इन्होंने पूरे कर लिए। अब उस किताब के हवाले से ये यहाँ से उठ के बार से बेंच में जा सकते हैं, और बार और बेंच का रिश्ता तो बहुत ही प्यारा है। और सब लोग जो है ना, इस इज़्ज़त के लिए बंदे को कोशिश करनी चाहिए जूनियर्स को, राइट। और अपने मामलात के लिए पढ़ाई के ज़रिए। और अगर ये थोड़ा सा सेटअप इस तरह चल जाए तो लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। इन्हीं ये सारे हीरे हैं, सारे डायमंड हैं, इन्हीं में तजाज हसन छुपा है, इन्हीं में एहसन बून है, यही इनमें बड़े बड़े लीडरान हैं साहब भी हैं। हाँ, इनमें ही सारा इन्हीं में लोग हैं। ये अगर इनको मौका मिलेगा तो क्यों नहीं ये आगे निकलेंगे, लेकिन मौका मिलना चाहिए। जी जी। और मौका मिलने के लिए हमारी जो है एकेडमी जिसे कहते हैं, मिसाल के तौर पे हाई कोर्ट नहीं है। अगर हाई कोर्ट होता तो आज यहाँ से भी हर साल कोई ना कोई 2-4 जस्टिस, मेरे दोस्त, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर, वो ज़रूर जाते, वाला अहदों पे फायज होते। जब हम यहाँ तक महदूद हैं, बहुत सारे लोग हाई कोर्ट को रुजू नहीं करते, उसमें भी ये प्रॉब्लम है, माली मामला नहीं जाते। तो सर ये भी तो देखने में ना कि हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन एंड पे हमें ये सिला मिलता है कि हमने अगर क्लास एसोसिएट ज्वाइन की है तो उसके बाद हमें 4 दिन 5 दिन कुछ भी नहीं सिखाया जाता। फिर एंड पे ये कहा जाता है जी ये लड़का जो ये सीखने को तैयार नहीं है। क्या जब सीखने वाले का कसूर होता है या सिखाने वाले का कसूर होता है? फिर एंड पे जाके वो लड़का जो है, जो वो हमारा जैसा एक यंग लॉयर है, वो फिर भागने की क्यों कोशिश करे, अगर हमारे सीनियर हम पे शफकत का सही तरह हाथ रखे। दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें तो सिर्फ इन कामों के लिए आजकल जो है, माजत के साथ सीनियर्स के लिए, कि हमें तो सिर्फ चाय मंगवाने के लिए और अपने पीछे एक फ़ाइल उठाने के लिए हमें शायद रख लिया गया है। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, ऐसा है नहीं है। कोई सीखना चाहे तो कोई क्यों ना सिखाए, ये मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आज तक जिस सीनियर के पास गया हूँ, मुझे उन्होंने प्रॉपर गाइड किया है, मुझे कभी किसी ने रिफ्यूज़ नहीं किया, बड़ी इज़्ज़त और प्यार और एहतराम से पेश आते हैं। और जूनियर्स में भी जो देखें, हम अगर जो कामयाब जूनियर्स हैं उनकी तादाद देखें तो वो भी काफ़ी है, लेकिन वो जो छोड़ जाते हैं, अगर वो थोड़ा सा हौसला कर लें। अब देखें, हौसला तो फिर वही बात है, जेब से होगा। एक बंदे के वालिदैन 22 साल तक एक बंदे के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, और जब वो वकील बन जाता है तो वो कुदरती तौर पे उनकी ये ख्वाहिश होती है, मुंडा साडा वकील बन गया तो अब ये लेके आएगा पैसे। ऐसे ही है। वो जब यहाँ पे आता है, यहाँ पे तो उसे कोई, पहले तो सोसाइटी और माशरा में भी एक प्रॉब्लम ये है कि स्टार्ट में हमें कोई वकील मानने को तैयार नहीं होता, हमें वकील करने को तैयार नहीं होता। हम सीनियर्स के साथ अटैच होते हैं, सीनियर्स के आर्गूमेंट सुनते हैं, सीनियर केसेस देखते हैं। अब किसी ऑफिस में भी जो काम भी है, मेरा नहीं ख्याल वो जूनियर के इल्म में ना हो। अब जूनियर की अपनी एफर्ट्स है कि उस फाइल को पढ़े, जो सुबह की लिस्ट पेशी है अपने सीनियर की, उस पर स्टडी करे, सारे केसेस के जो ऑर्डर हैं, सुबह क्या करना है, क्या होने वाला है, क्या मैंने करवाना है, वो अपने सीनियर्स के साथ मशवरा करके उस पर थोड़ी सी तवज्जो दे उसे। और मेरा नहीं ख्याल कि वो कैसे नहीं सीखेगा। और मैं गारंटी से बात करता हूँ कि 1 साल में बंदा प्रॉपर इसी तरह अपने सीनियर को ज्वाइन कर ले, जिस तरह वो अपनी क्लास को ज्वाइन करता है, अपनी यूनिवर्सिटी में जाता है, अपनी किताब को पढ़ता है कि 1 साल बाद मेरा एग्ज़ाम होना है, मैंने उसमें मैंने इतने %
नंबर लेके पास होना, इसलिए हम मेहनत करते हैं ना। अगर एग्ज़ाम ना हो और रिजल्ट का हमें डर ना हो तो शायद हम किताब भी ना पढ़ें। जैसे ही है, अगर एक साल कम से कम कोई जूनियर भी अपने सीनियर के साथ इस शौक़ के साथ लगा ले कि मेरा 1 साल बाद एग्ज़ाम है, मैंने वो पेपर देने हैं और मैंने वहाँ पर टॉप करना है, तो वो हर बंदा कामयाब वकील बनेगा। और हर बंदा, और इसमें मेरे यंग लॉयर के लिए एक ये है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत जो है ना पेशा, सबसे आला पेशा वकालत है। ऐसे ही इसमें रिटायरमेंट की लाइफ नहीं है। अब देखें, आप अगर CSP हैं, अगर आप कोई भी ऑफिसर बनते हैं, उसके लिए आपने जॉब में जाने की भी एज है और वापस आने की भी एज है। और मेरा जो प्रोफेशन है लॉ का, इसमें सर जी सबसे खूबसूरती बात यह है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट जॉब के लिए बेशुमार हैं। ADPP, DDPP, सिविल जजेस, ASJ, हाई कोर्ट के जजेस, एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल। आप देखें ना, आप जैसे जैसे उम्र में बड़े होते हैं इसी तरह आपके ओहदे भी आला से आला आपके लिए मौजूद हैं। जी, ऐसे ये आप थोड़ी सी मेहनत करें, नसीब की बात ज़रूर है, दुआ की बात है, थोड़ी सी मेहनत भी, कभी मेहनत आएगा नहीं, अल्लाह में जाने देता। थोड़ी सी मेहनत करें, पॉजिटिव सेंस में काम करें, आगे निकलें, और ये सारी मंजिलें आपके लिए हैं। ये मेरे जूनियर्स के लिए बैठी हैं, ये यहाँ पे जो बैठे हैं वो कभी यहीं से इन्हीं रास्ते से गुजर के गए हैं, ऊपर से कोई नहीं, अलग वे नहीं है कोई। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है। हमारे पास 32 साल से एक हाई कोर्ट का बेंच नहीं है जी। हमारे वकला हजरात में ये इसका कसूर है या ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसको लाना नहीं चाह रही? देखें जी, जो फैसलाबाद डिवीज़न के वकला है उसमें कोई ऐसा वकील ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि हाई कोर्ट का बेंच फैसलाबाद में आ जी। इसके लिए हमारे वकला ने पिछले कई सालों से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अभी जो लास्ट ईयर जो था, जो कुर्बानी दी है, तकरीबन 90 यौम के करीब हमारी कोर्ट्स बंद नहीं हैं, हमारे चूल्हे बंद हो गए हैं। हमारे तकरीबन 70% लोग जो हैं वो डेली मामला उनके होते हैं रोज़गार के, और हमारा बुरा हाल हो गया, बच्चे भूखे मर गए इस हाई कोर्ट बेंच की कोशिश। और आज भी हम ये सारी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो वकला साहिबान हैं लाहौर से रिलेटेड, उनकी वो कभी भी ये नहीं चाहते, क्योंकि उनके वो अपना कंपटीटर पैदा नहीं करना चाहते। वो उस एकेडमी को किसी और के लिए आसानी का बायस बनना नहीं दे रहे। वो अपने क्लाइंट की डिवीजन नहीं चाहते, वो चाहते हैं सारा लोग लाहौर ही हैं। लाहौर आने से अब हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। हमारे अजीज़ों कारब को, हमें जब कोई काम पड़ता है लाहौर के लिए, 2 चीज़ों का प्रॉब्लम आता है आम आदमी के लिए। एक तो उसे वहाँ पे सफ़र करने के लिए कम से कम डेली आने जाने का जो है 5 से 10 हज़ार रुपये, गाड़ी पे जाएगा तो 7-8 हज़ार रुपये खर्चा है, ऐसे ही अगर बस पे जाएगा 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा, और सारे दिन का काम है। और जो बंदा अहमदपुर सियाल से चलता है या इससे अगले स्टेशन से चलता है, वो देखो 2 दिन का उसका काम है, फिर वहाँ पे खाना भी खाना है, वहाँ से वापस भी आना है, फिर वहाँ के वकला साहिबान जो हैं उनकी जो मुँह मांगी जो फ़ीस होगी वो भी देनी है। और यहाँ पे एक बड़ा ये हम अखलाकी इक़दार के लोग हैं, फैसलाबाद में आप भी वकालत के पेशे से वाबस्ता हैं। कोई भी रिश्ता किसी नाते से कोई आ जाए आपके पास, वो किसी के पास कोई फ़ीस के लिए पैसे हैं या नहीं हैं, आप उसके लिए चल पड़ते हैं। ऐसे ही लाहौर जाने से पहले पैसे जेब में डालने पड़ते हैं। वो अपनी दुकानदारी में, हाँ इधर उनको पता है उनकी दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी, और तकरीबन 60% के करीब जो केसेस हैं फैसलाबाद डिवीज़न से रिलेटेड है, और उनको और मेरा ख्याल है उनका खुदा पे यकीन नहीं है। मैं कहता हूँ खुदा जो है उसने रिज़्क देना है, छोटे इनके ज़हन है, छोटा दिल है, तो बड़ा दिल करके जो है हाई कोर्ट का बेंच यहाँ बनने देना चाहिए। बल्कि जो बंदा भी इसमें आड़े आता है, मैं तो समझता हूँ वो हमारे साथ नहीं, वो अपने साथ ज़्यादती कर रहा है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो सामने बहुत सारी जगहों पे बड़े बड़े हमारे जो वकला साहब बड़े वकला हैं, उन्होंने हमेशा कहा जी हाई कोर्ट बेंच, मैं कहता हूँ ये डिस्ट्रिक्ट वाइज और डिवीज़न वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज होने चाहिए, हर ज़िले पे हो, हर बंदे के लिए आसानी हो। हम अपने काले कोर्ट को ज़रा एक साइड पे छोड़ के देखें, खुदा न खासा मुझे कोई काम पड़ जाए, मैं किसी उलझन में फंस जाऊँ, मेरे साथ कोई ज़्यादती हो जाए जिसके लिए मुझे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की रेमडी लेनी पड़े, तो मैं कितना मुश्किल काम है। लोगों के लिए आसानी का बायस बनना चाहिए, और मेरा तो ये प्रोफेशन है ही लोगों के लिए फैसिलिटेट करने का, आसानी का बायस। इसमें तो वो चीज़ ही नहीं है
कि मुझे क्या मिलना है, तो मैंने इसका रिज़ल्ट क्या होना है, तो मैंने मुझे कितने पैसे मिल गए हैं। ये फ़ीस तो कोई दे जाए ना दे जाए वाली हमारा प्रोफेशन बहुत है। शुक्रिया। जी। फ़ारूक डोगर साहब मेरे साथ फैसलाबाद से थे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच फ़ारूक डोगर साहब। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।